हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैविक वर्गीकरण के पार्ट 7 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हमने कौन सा बिल्कुल कवक जगत प्रारंभ कर लिया था। हम किसकी बात कर रहे थे? कवक यानी फंगाई के। तो कवक जगत की बात कर रहे थे या हम बात कर रहे थे फंगाई की। हमने ये देख लिया था सामान्य लक्षणों में कि कवक जो है वो सभी के सभी क्या होते हैं भाई? बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स, है ना। कवक हमारे पास क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, या जिसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर, और हल्के या ढीले उत्तक भी पाए जाते हैं। और कैसे जंतु हैं ये? जीव हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, बहुकोशिकीय या ढीले उत्तक वाले यूकैरियोट्स हैं। हां, इसमें एक अपवाद भी पढ़ेंगे हम, यीस्ट। यीस्ट भी एक कवक होती है लेकिन वो एक कोशिकीय होगी। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए हमने ये भी देख लिया था बच्चों कि कवक दिखती कैसे है। हमने ये भी बात की थी। हमने ये देखा था कवक में ऐसे धागे रूपी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये ऐसी धागे रूपी संरचनाएं हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफे। ठीक है, एक एक धागा जो होता है, एक एक धागे रूपी संरचना क्या कहलाती है? हाइफे। और पूरा का पूरा गुच्छा, हाइफे का पूरा पूरा समूह या गुच्छा क्या कहलाता है? माइसीलियम, है ना बच्चों। एक धागे रूपी संरचना जो है कवक में, एक एक धागा क्या कहलाएगा? हाइफे। और हाइफे का समूह या धागों का गुच्छा क्या कहलाएगा? माइसीलियम। इतनी हमने संरचना देख ली थी। हमने यह भी देखा था कि माइसीलियम या तो सेप्टेट होगा या एसेप्टेट होगा। ठीक है बच्चों, तो इतने लक्षणों की तो बात हमने कवक में कर ली थी। अब हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे आज कवक में जनन की। ठीक है, सबसे पहले अपन आज किसकी बात करेंगे भाई? कवक में जनन या कवक में रिप्रोडक्शन की। कोशिका भित्ति कैसी होती है हमने देख लिया था, संचित भोजन हमने देख लिया था, कवक में पोषण की भी बात हमने कर ली थी। अब कवक में जनन की हम बात करें तो कवक में हम 3 प्रकार के जनन पढ़ेंगे बच्चों। 3 प्रकार के जनन पढ़ेंगे बच्चों। हम पढ़ेंगे कायिक जनन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कवक में हम जनन पढ़ेंगे 3 प्रकार के, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। बिल्कुल सही, कायिक जनन और अलैंगिक जनन एक ही मतलब है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन एक ही मतलब है, लेकिन मैंने आपको एक अंतर बता रखा है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, बेहतरीन परिस्थितियां होती हैं, तो कायिक जनन देखा जाता है, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती हैं तो बीजाणु का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, अब कायिक जनन की बात करें बच्चों तो आसान है। सबसे कॉमन तरह का अलैंगिक जनन जो कवक में देखा जाता है वो कैसा होता है? बडिंग या मुकुलन, है ना। तो कवक में सबसे सरल कवक कौन सी होती है बच्चों? यीस्ट। आगे अपन पढ़ेंगे। तो यीस्ट जो होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है? गेंद रूपी होती है। ठीक है, छोटी छोटी गेंदें होती हैं, छोटी छोटी गेंद रूपी आपके पास क्या होती है? यीस्ट। ये यीस्ट कैसे करती है बच्चों? ये यीस्ट है, ये यीस्ट में आपको एक अतिवृद्धि आ जाती है। हां, यीस्ट में क्या आ जाती है? एक हल्की सी अतिवृद्धि। और जैसे ही यीस्ट में ये अतिवृद्धि आती है, ये मुख्य से अलग हो जाती है और नया कवक बना देती है। तो मुकुलन या बडिंग क्या है बच्चों? ये मुख्य छोटी सी गेंद रूपी यीस्ट है, इसकी एक अतिवृद्धि, इससे एक बाहर अतिवृद्धि निकलती है, वो मुख्य यीस्ट से पृथक होकर नया यीस्ट बना देती है। बहुत आसान है। इमेजिन करो ये कंधा है आपका, एक कंधा और निकल गया यहां से, और वो कंधा अलग होकर
पूरा नया व्यक्ति बना दे। हाँ, मानव में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कवक में ये छोटी सी कवक है मुख्य, इसमें मुकुलन एक अतिवृद्धि हुई और अतिवृद्धि पृथक होकर नया कवक बना देती है। इसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन। अच्छा, मुकुलन के अलावा फिर बच्चों इनमें क्या होता है? खंडन भी होता है। हां, खंडन का मतलब है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, खंडन या फ्रैगमेंटेशन का मतलब एक कवक है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। हां, कई सारे टुकड़े। कवक का जो हाइफे है, वो हाइफे के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, धागों के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, और सब टुकड़े अलग अलग कवक बना देते हैं। तो दो प्रकार का कायिक जनन होता है। सबसे सरल प्रकार का जनन है कवक में या तो मुकुलन या खंडन। मुकुलन में एक छोटी सी कवक है, कवक की एक अतिवृद्धि बनेगी, वो अतिवृद्धि पृथक होकर नई कवक बना देगी। और खंडन में कवक के टुकड़े, कवक के हाइफे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और हर टुकड़ा नया कवक बना देगा। ठीक है, तो मुकुलन और खंडन तो कायिक जनन है। अब अलैंगिक जनन जो होता है ना बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलैंगिक बीजाणु बनेंगे। अलैंगिक जनन का मतलब है यहां पर आपके पास क्या बनेंगे बच्चों? अलैंगिक बीजाणु या स्पोर्स। कैसे बनेंगे अभी बताऊंगा, लेकिन दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं बच्चों, इसमें आपको याद रखना है। सबसे पहले तो होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, जिसके दो प्रकार आते हैं। एक जिसे कहते हैं बच्चों जूस्पोर्स, हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु, और दूसरे होते हैं एप्लैनोस्पोर्स, जिसे हम कहते हैं अचल बीजाणु, और दूसरे प्रकार के होते हैं कॉनिडिया। ये दो मुख्य बीजाणु याद रखने हैं अलैंगिक। अभी बताऊंगा कैसे बनेंगे। अलैंगिक जनन जो होगा, अलैंगिक जनन जब कवक में होगा तो उसमें अलैंगिक बीजाणु बनेंगे। दो प्रमुख प्रकार के अलैंगिक बीजाणु आपको ध्यान में रखने हैं, एक स्पोरेंजियोस्पोर्स और एक कॉनिडिया। अभी बताऊंगा इनका क्या मतलब है। स्पोरेंजियोस्पोर्स को हम कहते हैं बच्चों एंडोजीनस, और कॉनिडिया को कहते हैं एक्सोजीनस। ठीक है, क्या मतलब है यह भी बता देता हूं एक एक करके। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है ना बच्चों, उसमें दो बताए हैं मैंने, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु और अचल बीजाणु मतलब एक गतिशील होंगे और एक अगतिशील। तो गतिशील जिनमें फ्लैजिला होगा वो है जूस्पोर्स, और जो अगतिशील होंगे उनको हम क्या कहेंगे? एप्लैनोस्पोर्स। तो अलैंगिक बीजाणु कौन से हो गए भाई? दो प्रकार के, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कॉनिडिया। क्या मतलब है आओ चित्र से समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको अपन चित्र से समझ रहे हैं, अलैंगिक बीजाणु कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो कवक का एक हाइफे बना देते हैं बच्चों सबसे पहले तो अपन। हां, जैसे ये कवक मेरे पास, ये हाइफे, ठीक है ना भाई। ये अपने पास ये सेप्टेट बना दिया बच्चों मैंने, या इसमें सेप्टा हटा देता हूं अभी एक सेकेंड। ठीक है भाई, ये मैंने एक एसेप्टेट हाइफे कैसा बनाया बच्चों? मैंने एक एसेप्टेट हाइफा बनाया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे। यहां पर एक जो हाइफे है, हां, वो जनन के दौरान, ठीक है, वो जनन के दौरान एक संरचना बना देता है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। और इसके अंदर आपको कई सारे बीजाणु मिलते हैं। इन बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स, है ना। अगर इसमें गतिशील है
तो इन्हें कहेंगे ज़ूस्पोर्स, और अगर ये अगतिशील हैं तो इन्हें क्या कहेंगे, एप्लैनोस्पोर्स। तो क्या हुआ, अलैंगिक जनन के दौरान कौन से अलैंगिक बीजाणु अपन पढ़ रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोर जो है वो हाइफे के अंदर बन रहे हैं, हाइफे फूल गया जनन के दौरान, हाइफे जो है उसने एक संरचना बना दी स्पोरेंजिया, और सारे बीजाणु जो हैं वो उसके अंदर बन गए। तो अंदर बन रहे हैं ना, हाइफे के अंदर निर्मित हो रहे हैं, इसलिए स्पोरेंजियोस्पोर्स को कहते हैं एंडोजीनस या अंतःजनित। ठीक है, अंतःजनित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइफे के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो अलैंगिक बीजाणु एक तो स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए। अच्छा, एक और कैसे भाई, इधर देखें, हां ये मैंने फिर क्या बना दिए, हाइफे बना दिए भाई। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, हाइफे, और यहां पर अब मैंने सेप्टेट हाइफा बनाया है। माइसीलियम या हाइफे को कैसे किया बच्चों, सेप्टेट किया है। अब यहां पर क्या होंगे, ये यहां पर भी बीजाणु बनेंगे, लेकिन यहां पर बीजाणु देखो बच्चों, हाइफे के बाहर बन रहे हैं, हाइफे के ऊपर बन रहे हैं, है ना, और हाइफे के ऊपर बन रहे हैं, इन बीजाणुओं को कहते हैं कॉनिडिया। इन अलैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं, कॉनिडिया। हाइफे के अंदर हैं या हाइफे के बाहर, हाइफे के बाहर बन रहे हैं श्रृंखला के रूप में, इसे एक्सोजीनस या बहिजनित कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के बीजाणु हैं, दो प्रकार के अलैंगिक बीजाणु। तो दो प्रकार के अलैंगिक बीजाणु बता दिया बच्चों मैंने, एक स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें गतिशील है तो ज़ूस्पोर, अगतिशील है तो एप्लैनोस्पोर्स। ये स्पोरेंजिया हाइफे के भीतर बनेंगे, हाइफे के भीतर बनेंगे, इसलिए अंतःजनित या एंडोजीनस हैं। और दूसरे अलैंगिक बीजाणु है कॉनिडिया, ये हाइफे के बाहर श्रृंखला के रूप में निर्मित होंगे, इसे हम कॉनिडिया या एक्सोजीनस या बहिजनित कहेंगे। तो एक तो अलैंगिक बीजाणु दो याद रखने हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स याद रखने हैं, कॉनिडिया याद रखना है, और यह याद रखना है कि अंतःजनित अलैंगिक बीजाणु कौन से हैं, बहिजनित बीजाणु कौन से हैं। ठीक है, तो यह तो अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों, अलैंगिक बीजाणु की। इसी प्रकार से लैंगिक बीजाणु भी होंगे। हां, तो कवक में नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कवक में क्या होते हैं, लैंगिक बीजाणु भी होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, तो कवक में किसका निर्माण भी होगा बच्चों, सेक्सुअल स्पोर्स का। अब सेक्सुअल स्पोर्स में दो याद रखने हैं बच्चों, एक तो एस्कोस्पोर्स बनेंगे और दूसरे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। हां, तो कवक में अभी लैंगिक जनन बताऊंगा, लेकिन कवक में लैंगिक बीजाणु कौन से हैं, दो, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स आपको अभी याद रखना है, एंडोजीनस हैं। हां, ये क्या है, अंतःजनित। और बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं बच्चों, एक्सोजीनस या बहिजनित। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, वापस क्या बात कर रहे थे अपन तो कवक में जनन की बात कर रहे हैं, है ना। कवक में कायिक जनन की तो अपन ने बात कर ली कि मुकुलन और खंडन, ये तो कायिक जनन है जो कवक में आसानी से हो जाएगा। फिर अलैंगिक जनन में मैंने आपको बताया कि कवक में जब अलैंगिक जनन होगा, है ना, अलैंगिक जनन का मतलब है कि उसमें बीजाणु बनेंगे, और अलैंगिक जनन में जो बीजाणु बनेंगे उनको हम अलैंगिक बीजाणु ही कहेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स कहेंगे। तो इसमें दो याद रखने हैं। हां, दो तीन और भी होते हैं, लेकिन आपको प्रमुख रूप से दो ही याद रखने हैं।
एक स्पोरेंजियोस्पोर्स और एक कॉनिडिया। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो याद रखना है स्पोरेंजियोस्पोर्स दो प्रकार के होंगे। जिन स्पोरेंजियोस्पोर्स में फ्लैजिला होगा, जो गतिशील होंगे, वो जूस्पोर्स या चल बीजाणु, और जिनमें फ्लैजिला नहीं होगा, जो अगतिशील होंगे, वो ए प्लानोस्पोर्स या अचल बीजाणु। तो पहला तो याद रखना है स्पोरेंजियोस्पोर्स दो प्रकार के हैं। दूसरी चीज याद रखनी है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण हाइफे के भीतर होगा, हाइफे के अंदर निर्मित होंगे, इसलिए एंडोजीनस या अंतःजनित। और कॉनिडिया जो है वो हाइफे के बाहर श्रृंखला के रूप में निर्मित होंगे, उसे कहेंगे कॉनिडिया या एक्सोजीनस। ये मैंने डायग्राम से बता दिया। ये बीजाणु क्या करेंगे? ये बीजाणु वायु के द्वारा फैलेंगे, ब्रेड पे गिर सकते हैं, मृदा में गिर सकते हैं, कहीं पर भी गिरते हैं। जहां कहीं भी ये बीजाणु गिरेंगे वहां पर ये अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर नया कवक बना देंगे। ठीक है, तो ये अलैंगिक बीजाणु के उदाहरण बताए। फिर क्या होता है? लैंगिक जनन भी कवक में होगा। अब कवक में लैंगिक जनन कैसे होगा वो तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन लैंगिक जनन के दौरान मैंने आपको बता दिया लैंगिक बीजाणु भी बनेंगे, है ना। लैंगिक जनन के दौरान लैंगिक बीजाणु भी बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स, जो दो प्रकार के होंगे। एस्कोस्पोर्स ये हम देखेंगे अंदर बनेंगे, इसलिए अंतःजनित हैं, और बेसिडियोस्पोर्स बहिजनित हैं, बाहर बनेंगे। सर ये कब बनेंगे, किसमें बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो सब आगे आएगा। अभी जब हम कवक का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, उसमें हम विस्तार से देखेंगे कि ये एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स कब और कैसे बनेंगे। ठीक है, तो अब पहले तो अपन किसकी बात करेंगे भाई? जनन की बात कर रहे थे। तो कवक में जनन में कायिक जनन तो देख लिया, अलैंगिक जनन में बीजाणु की बात कर ली, क्योंकि बीजाणु से अलैंगिक जनन होगा। अब हम विस्तार में पहले किसकी बात करेंगे? कवक में लैंगिक जनन की। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे भाई हम? पहले तो कवक में लैंगिक जनन। अब कवक में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सभी की सभी कवक जो होंगी ना वो अगुणित होंगी। हां, आपको यह लक्षण तो पता होना चाहिए कि जो सभी कवक है वो क्या होती हैं? अगुणित या हैप्लॉइड। ठीक है, सभी कवक क्या होती है? अगुणित या हैप्लॉइड। ठीक है, कवक क्या होंगी? हैप्लॉइड। याद रखना, कोई कवक द्विगुणित नहीं है, सभी कवक क्या होंगी? हैप्लॉइड। अब जब हम कवक में लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना बच्चों, तो लैंगिक जनन की जो विधि है कवक में जो लैंगिक जनन की विधि होगी ना बच्चों, उसमें 3 पद हम पढ़ेंगे। हां, प्लास्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, है ना भाई। देखो भाई, लैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको मोनेरा में भी बताया था। मोनेरा जगत में वास्तविक लैंगिक जनन था नहीं, क्योंकि लैंगिक जनन तो यूकैरियोट्स में देखा जाता है। और लैंगिक जनन का मतलब है कि देखो, लैंगिक जनन में फायदा है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बेहतर है। तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बेहतर क्यों है? क्योंकि लैंगिक जनन में विविधता आती है, आनुवांशिक विविधता आती है। जब दो अलग अलग डीएनए, दो अलग अलग आनुवांशिक पदार्थों के युग्मक संलयित होंगे तो आनुवांशिक विविधता आएगी। युग्मक बनने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होगा, जिसमें जीन विनिमय होगा। तो आनुवांशिक विविधता किसमें आती है? लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन के लिए मैंने आपसे कहा था 2 चीजें होना जरूरी है। एक तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होगा और युग्मक बनने चाहिए, और 2 अलग अलग युग्मक, नर और मादा कह दो, या 2 अलग अलग आनुवांशिक युग्मक संलयित निषेचित होकर युग्मनज बनाने चाहिए। ये 2 आवश्यकताएं हमेशा किसके लिए होती हैं? लैंगिक जनन के लिए होती हैं।
तो अब कवक में लैंगिक जनन जो है उसकी विधि कैसी है भाई? 3 उसमें पद पाए जाते हैं। कौन से पद हैं? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। कैसे? आ जाओ इधर देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, मैंने 2 कवक के हाइफे ले लिए बच्चों। मान लेते हैं मैंने कहा कवक 1, उसका एक हाइफे ले लो आप, हां, और कवक 2 उसका भी एक हाइफे ले लो। तो 2 अलग अलग माइसीलियम, 2 अलग अलग कवक के हाइफे ले लिए। अगुणित होते हैं बच्चों, तो मैंने इसको क्या कर दिया? हाइफे को इस तरह से बना दिया N। मैं इसको एक गोल कोशिका के रूप में बता रहा हूं। अब सबसे पहले क्या होगा भाई? लैंगिक जनन में जब 2 अलग अलग हाइफे है ना बच्चों, 2 अलग अलग कवक है, 2 अलग अलग कवक के 2 अलग अलग हाइफे हैं, सबसे पहले इन हाइफे के अंदर कोशिका होगी और वो कोशिका अगुणित है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों? इनका कोशिका द्रव्य संलयित होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों? इनमें कोशिका द्रव्य का संलयन होगा। दोनों हाइफे के जो कोशिका हैं उनके कोशिका द्रव्य का संलयन होगा। और जब केवल कोशिका द्रव्य का संलयन होगा, ठीक है, सिर्फ कोशिका द्रव्य का संलयन हुआ है बच्चों, केंद्रक का नहीं हुआ है। केवल किसका संलयन हुआ है? कोशिका द्रव्य का। तो उसे हम कहते हैं प्लास्मोगैमी। मतलब प्लास्मोगैमी में आपके पास केवल किसका संलयन हो रहा है बच्चों? केवल कोशिका द्रव्य का, अभी केंद्रक का संलयन नहीं हुआ। तो प्लास्मोगैमी के बाद यह अवस्था बनती है जिसे कहते हैं डायकैरियन अवस्था, N+N। डाय मतलब 2, कैरियन का मतलब केंद्रक। तो दोनों का कोशिका द्रव्य संलयित हुआ है, केंद्रक तो संलयित नहीं हुआ। तो कोशिका द्रव्य तो संलयित हो चुका है, केंद्रक अलग अलग है, न्यूक्लियस अलग अलग है, इसलिए इसको डायकैरियन कह दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई? सेकंड स्टेप में अब कैरियोगैमी होगी। कैरियो मतलब केंद्रक। अब केंद्रक संलयन होगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? इसमें केंद्रक संलयन, और केंद्रक संलयन के बाद हां ये 2N अवस्था बनेगी। और केंद्रक संलयन के बाद जब 2N कंडीशन बनती है उसे सिनकैरियन कहते हैं, है ना। सिन का मतलब संलयित। अब क्या हो चुका है? केंद्रक संलयित हो चुका है। अब आपको याद होगा बच्चों, जब अपन ने कोशिका विभाजन पढ़ा था, याद करो, जब अपन ने कोशिका विभाजन पढ़ा था उसमें जब अपन ने मियोसिस पढ़ा था तो मैंने अर्धसूत्री विभाजन में 2 बताए थे आपको, गेमिटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। याद आया? गेमिटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। अगर याद नहीं है तो वापस वीडियो जाके देखना। वहां पर मैंने बताया था जो भी अगुणित जीव होते हैं, जैसे कवक है या शैवाल हम पढ़ेंगे, तो अगुणित जीव हैं जो लैंगिक जनन दर्शाते हैं। भाई सारे के सारे मोनेरा भी अगुणित होते हैं, याद रखना। सारे के सारे मोनेरा जगत, पूरा का पूरा मोनेरा जगत भी अगुणित है, लेकिन उनमें लैंगिक जनन नहीं होता, तो मियोसिस नहीं होता। लेकिन अगुणित जीव जो लैंगिक जनन दर्शाते हैं ना, लैंगिक जनन दर्शाने वाले जो अगुणित जीव हैं, उनमें वो तो शुरुआत से ही N है, तो N में तो मियोसिस नहीं हो सकता। अगुणित कोशिका में तो मियोसिस नहीं हो सकता ना, तो पहले संलयन हो जाता है। पहले संलयन हो गया 2N। अब ये 2N हो गया तो अब इसके बाद क्या देखा जाएगा? मियोसिस। अब इसके बाद मियोसिस होकर नए कवक के हाइफे बनेंगे। हां, हमारे अंदर तो सर हम तो द्विगुणित होते हैं, तो अपन में पहले मियोसिस हो जाता है, युग्मक बनाने के स्तर पर मियोसिस हो जाता है, और फिर युग्मक अगुणित बनते हैं, फिर संलयन से जाइगोट बनता है। यहां पर तो पहले से ही जीव अगुणित हैं, तो अगुणित N में थोड़ी मियोसिस कर सकते हो, N/2 तो नहीं होता ना।
तो इनमें पहले संलयन हो गया, पहले कोशिका द्रव्य का संलयन हो गया, फिर केंद्रक का संलयन हो गया, और केंद्रक संलयन के बाद ये सिन कैरियन जो युग्मनज बन गया, वो अब मियोसिस के द्वारा नए हाइफे या नए कवक बना देता है। तो 3 पद किसमें शामिल हो गए बच्चों? कवक में, लैंगिक जनन में शामिल हो गए। पहला तो कोशिका द्रव्य संलयन हुआ, जिसको अपन ने प्लाज्मोगैमी कहा। प्लाज्मोगैमी के द्वारा किसका निर्माण हुआ? डायकैरियन अवस्था या N+N। फिर अपन ने देखा कैरियोगैमी हुआ, कैरियोगैमी में केंद्रक संलयन हुआ और सिन कैरियन बना, एक तरीके का ये युग्मनज हो गया। और अब अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस से नए कवक बन जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों, सुनना। आगे अपन कवक के 4 वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। कवक में 4 वर्ग हम पढ़ेंगे। उसमें अपन देखेंगे बच्चों, जो पहला वर्ग है फाइकोमाइसिटीज कवक, हां जो फाइकोमाइसिटीज कवक है ना बच्चों, उसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी लगभग साथ साथ होती है। हां, मतलब जो फाइकोमाइसिटीज कवक हम पढ़ेंगे आगे वर्ग में, उसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी लगभग सेम समय पर होती है। तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अगर लगभग सेम समय पर होगी, इसका मतलब उनमें डायकैरियन अवस्था नहीं देखी जाएगी, है ना भाई। जब प्लाज्मोगैमी हो गया, कोशिका द्रव्य संलयन हो गया, उसके तुरंत बाद, कुछ तुरंत समय के बाद ही कैरियोगैमी भी हो गया, तो उसमें कौन सी अवस्था दिखाई नहीं देगी? डायकैरियन अवस्था दिखाई नहीं देती। जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज कवक हम पढ़ेंगे ना, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज कवक में क्या होता है? प्लाज्मोगैमी हो जाती है, और प्लाज्मोगैमी के कई सालों, महीनों बाद, वर्षों बाद कैरियोगैमी होती है। हां, बहुत समय प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में बहुत अंतराल होता है, बड़ा अंतराल। तो डायकैरियन अवस्था आपको किसमें देखने को मिलेगी? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको? फाइकोमाइसिटीज वर्ग का जो कवक है, उसमें डायकैरियन अवस्था नहीं मिलती। डायकैरियन अवस्था क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी लगभग सेम समय पर हो रही है, और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी होने के बाद एक बड़ा अंतराल आता है, फिर जाकर कैरियोगैमी होती है। तो किसमें देखा जाएगा? डायकैरियन अवस्था, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। चौथा वर्ग भी होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें लैंगिक जनन नहीं होता, तो ये पद उसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो लिख लें ये पॉइंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पहले कोशिका द्रव्य का संलयन हुआ है, जिसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे, फिर केंद्रक संलयित हुआ, जिसे हम कैरियोगैमी कहेंगे, और फिर मियोसिस। मियोसिस बाद में क्यों हुआ? क्योंकि ये अगुणित थे, तो इनमें पहले संलयन होता है, फिर मियोसिस, ठीक है। तो यहां पर क्या याद रखना है आपको भाई? पहली चीज नोट, फाइकोमाइसिटीज वर्ग में प्लाज्मोगैमी एवं कैरियोगैमी लगभग एक समय पर ही होते हैं, अतः इनमें डायकैरियन अवस्था नहीं देखी जाती। है ना भाई? इसलिए इनमें डायकैरियन अवस्था नहीं देखी जाती। इसका मतलब डायकैरियन अवस्था एस्कोमाइसिटीज
एवं बेसिडियोमाइसिटीज में देखी जाती है। ठीक है, डायकैरियन अवस्था किसमें देखी जाएगी भाई? डायकैरियन अवस्था मुख्य रूप से एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखी जाती है। ठीक है, तो हमने किसकी बात कर ली भाई? कवक में हमने किसकी बात कर ली? जनन किस प्रकार होगा, किस प्रकार का जनन होगा। हमने अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन देख लिए। अलैंगिक बीजाणु याद रखना, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कॉनिडिया। लैंगिक बीजाणु अभियान की बात करेंगे, एस्कोस्पोर्स हम देखेंगे एस्कोमाइसिटीज में बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसिटीज में बनेंगे। और हमने लैंगिक जनन की विधि देख ली। याद रखना सभी के सभी कवक क्या होंगे? हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे भाई, अब हम क्या करेंगे? कवक की बात कर रहे हैं तो कवक को हम 4 वर्गों में विभेदित करेंगे। ठीक है, कवक को हम क्या करेंगे बच्चों? 4 वर्गों में विभेदित करेंगे। जैसे अपन ने प्रोटोजोआ को भी 4 वर्गों में विभेदित किया था। अब प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभेदित करने का आधार क्या था? गमनांग। हमने गमनांगों के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभेदित किया था। तो कवक को भी अब हम 4 वर्गों में विभेदित करेंगे। तो कवक को किस आधार पर 4 वर्गों में विभेदित किया जाता है? सबसे पहला आधार होता है कि माइसीलियम इनमें कैसा है। माइसीलियम सेप्टेट है या एसेप्टेट है, मतलब बहुकेंद्रकीय है या केंद्रकीय है, एक केंद्रकीय। तो माइसीलियम के आकार पर। फिर हम इनमें देखेंगे जनन के दौरान फ्रूटिंग काय का निर्माण होता है। तो फ्रूटिंग काय का निर्माण कवक में होता है या नहीं, अगर होता है तो किस प्रकार का होता है उसमें। और तीसरा, बीजाणु कौन से बनते हैं? अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया बनता है या स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। लैंगिक बीजाणु में एस्कोस्पोर बनते हैं या बेसिडियोस्पोर बनते हैं। हां, तो माइसीलियम की संरचना के आधार पर, बीजाणु के आधार पर और फ्रूटिंग काय के आधार पर, इन 3 लक्षणों के आधार पर हम कवक को 4 वर्गों में विभेदित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है भाई। क्या क्या भाई? एक तो माइसीलियम के प्रकार, फ्रूटिंग काय के प्रकार एवं बीजाणु के प्रकार के आधार पर कवक को चार वर्गों में यानी 4 क्लासेस में विभेदित किया जाता है ना भाई। तो हमने कवक को 4 वर्गों में तो विभेदित करेंगे, कवक के 4 वर्ग भी हम देखेंगे, लेकिन किस आधार पर हमने वर्गीकरण किया है? तो माइसीलियम का प्रकार, फ्रूटिंग काय का प्रकार और बीजाणु का प्रकार, इन 3 लक्षणों के आधार पर हमने कवक को 4 वर्गों में विभेदित किया है। अब कवक के वो 4 वर्ग कौन से हैं? कवक की वो 4 क्लासेस, पहली फाइकोमाइसिटीज या जिसे आप जाइगोमाइसिटीज भी कह सकते हो, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो कवक में 4 क्लासेस हैं। 4 क्लासेस कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। एक एक करे के नाम है, सुनो।
फाइकोमाइसिटीज को हम लोअर फंगाई कहते हैं, हां निम्न फंगाई नाम है। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंगाई कहते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंगाई इम्परफेक्टी कहते हैं। ठीक है, इन सब फंगाई का एक एक नाम है। सुनो, फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंगाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। इन सब में से सबसे सरल, सबसे कम विकसित कवक जो है वो फाइकोमाइसिटीज है, इसलिए इसको निम्न या लोअर फंगाई कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज, ये इनका आकार कट्टों के जैसा होता है। हां, बोरियां होती हैं जिसमें सीमेंट भरते हैं, शक्कर भरते हैं, हां, तो वो बोरियों के आकार की ये एस्कोमाइसिटीज हैं, इसलिए सैक फंगाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज क्लब, ये भी हम मशरूम देखा है आपने, तो मशरूम का आकार क्लब जैसा होता है, उस आकार की फंगाई है बेसिडियोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्ग में उन कवक को रखा जाता है जिनमें या तो लैंगिक जनन नहीं देखा जाता या हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, कोई भी नई कवक की खोज होती है, उसमें अभी मालूम ही नहीं चला कि वो लैंगिक जनन कर रही है या नहीं कर रही, या वो लैंगिक जनन नहीं कर रही है या हमें नहीं मालूम। तो हमें अगर नहीं मालूम कि उसमें लैंगिक जनन है या नहीं, लैंगिक जनन नहीं दर्शा रहे, तो उसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। तो हम ये सब एक एक करके वर्ग देखेंगे। तो ये 4 वर्ग हैं भाई, इन चारों वर्ग की कवक को इन नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फाइकोमाइसिटीज। अब देखो, सब में लक्षण और उदाहरण याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे, इसलिए मैंने बताया। सिंपल, हम हर कवक में सबसे पहले माइसीलियम की बात करेंगे। बिल्कुल, माइसीलियम किस प्रकार का है। फिर हम बात करेंगे फ्रूटिंग काय क्या होती है, बनती है, कैसे बनती है, वो देखेंगे। और तीसरी बात करेंगे इनमें बीजाणु का प्रकार कैसे होता है। तो इन लक्षणों के आधार पर अपन हर कवक के लक्षण देखेंगे, है ना भाई। तो सबसे पहले किसकी बात करें भाई? फाइकोमाइसिटीज की। सबसे पहले किस कवक की बात करेंगे? फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज कह दो। अब कैसे लक्षण देखेंगे? सबसे पहला लक्षण तो माइसीलियम है ना। सबसे पहले तो हमने कवक को वर्गीकृत ही कैसे किया है? माइसीलियम के आधार पर। अब ये सबसे पुराने कवक है ना बच्चों, तो इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, अशाखित होता है और बहुकेंद्रकीय होगा ना, सीनोसाइटिक। हां, ठीक है, कुछ इस प्रकार इनकी संरचना होगी भाई। हां बिल्कुल, ये इनका संरचना। इनके जो हाइफे या माइसीलियम है उनमें सेप्टा नहीं होता। ये आपने देखी होगी, ये अगर आपने देखा होगा वो फूलन लग जाती है। हम कहते हैं ना कि अचार खराब हो गया सफेद सफेद, या ब्रेड खराब हो गई, तो वो ब्रेड खराब हो जाती है, ब्रेड पे कहते हैं ना फंगस लग जाती है, अचार में फंगस लग जाती है। हां, तो वो कौन सी फंगस है? फाइकोमाइसिटीज वाली हम पढ़ेंगे। ये खराब कर देती है चीजों को, क्योंकि जहां पर भी इसको नमी मिलती है या गर्माहट मिलती है वहां पर इसके बीजाणु वृद्धि करते हैं। तो ब्रेड अगर आपने फ्रिज में नहीं रखी, बाहर रखी हुई है, ठीक है, अचार को आपने अगर अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं किया है तो उस पर फंगस लग जाती है। तो वो कौन सी फंगस लग जाती है? ये फाइकोमाइसिटीज। ज्यादातर कवक खराब होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं। अच्छी तो होंगी ना, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, ब्रेड बनाने में भी कवक का यूज करते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात की थी, यीस्ट में। हां, वो आटा मैदा फूल जाता है कवक के कारण। खैर, अभी तो हम बात कर रहे हैं ब्रेड खराब कौन करता है। ब्रेड, अचार, भोज्य पदार्थ को खराब करने वाली कवक इस फाइकोमाइसिटीज में आती है। तो खैर, पहली चीज तो इनका माइसीलियम कैसा हो गया बच्चों? एसेप्टेट हो गया।
बिल्कुल इसमें सेप्टा नहीं है, सेप्टा नहीं है, शाखाएं भी नहीं है, और इसलिए यह बहुकेंद्रकीय हो गया। माइसीलियम की बात। फिर बीजाणु की बात करें। बीजाणु तो इनमें कौन से? अलैंगिक बीजाणु। इनमें अलैंगिक बीजाणु होंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स। बताया था अभी, हां, यानी चल बीजाणु और अचल बीजाणु के द्वारा। जूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स, है ना। एक हाइफे है, ये हाइफे फूल जाएगा और इसके अंदर जूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स बनेंगे। तो अलैंगिक जनन या अलैंगिक बीजाणु इनमें स्पोरेंजियोस्पोर्स अंतःजनित बनेंगे। फिर जब लैंगिक जनन की बात करेंगे तो दो चीजें सुनो बच्चों। सबसे पहले तो इनमें डायकैरियन अवस्था होगी नहीं। अभी मैंने बताया था इनमें डायकैरियन अवस्था एब्सेंट है, और इनमें कोई फ्रूटिंग काय का निर्माण भी नहीं होता। हां, यहां पर कोई फ्रूटिंग काय भी नहीं बनती। अब फ्रूटिंग काय क्या होती है? अरे भाई, जब यहां पर बनती ही नहीं तो यहां पर नहीं बताऊंगा, वो हम एस्कोमाइसिटीज में पढ़ेंगे फ्रूटिंग काय कैसे बनेगी। तो इनमें डायकैरियन अवस्था नहीं होगी। डायकैरियन अवस्था क्यों नहीं होगी? फाइकोमाइसिटीज में डायकैरियन अवस्था क्यों नहीं होगी भाई? डायकैरियन अवस्था इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी लगभग सेम समय पर होंगे। तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी लगभग सेम समय पर होंगे, तो डायकैरियन अवस्था नहीं बनती। फिर इनके जो हाइफे हैं वो सेक्स अंग बनाते हैं। हाइफे जो है वो सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। जिनको हम क्या कहेंगे? गैमीटेंजिया। ठीक है, हाइफे जो हैं वो सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? गैमीटेंजिया कहेंगे। और सेक्स ऑर्गन्स, लैंगिक अंग तो बनेंगे जिनको हम गैमीटेंजिया कहेंगे, तो फिर इनमें युग्मक भी बनेंगे। ठीक है, तो युग्मक, अब सुनो, दो अलग अलग कवक हैं, तो दो अलग अलग कवक के जो युग्मक होंगे, मतलब उनकी जो हाइफे की कोशिकाएं होंगी वो एक समान भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं, मतलब समयुग्मी भी हो सकती हैं, और या विषम युग्मी भी हो सकती हैं। तो इनमें जो लैंगिक जनन है ना, जो लैंगिक जनन है वो समयुग्मी भी हो सकता है। समयुग्मी का मतलब है आइसोगेमस, मतलब दो कवक के जो दो हाइफे हैं ना वो एक जैसे हो सकते हैं, अथवा विषम युग्मी भी हो सकता है, जिसे हम अनाइसोगेमस कहते हैं। इसमें विषम युग्मी या अंड युग्मी भी हो सकता है, ऊगेमस। देखो बच्चों, ये नए शब्द आए हैं हमारे पास, सम, विषम, अंड युग्मी। सुनो, ये आगे भी बहुत बार आएंगे, पादप जगत में विस्तार में भी पढ़ेंगे इनको। युग्मक का मतलब है गेमीट्स। तो लैंगिक जनन में, ठीक है, लैंगिक जनन में इनमें क्या होगा? सुनो, हाइफे लैंगिक अंग बनाएंगे। मैंने कहा कैसे, इधर देख लो। मैंने कहा ये हमारे पास एक हाइफे है, और यहां पर मैंने कहा ये एक दूसरा हाइफे है। ठीक है बच्चों, ये दो अलग अलग हाइफे हैं। इसे मैंने कह दिया कवक 1, या इसको मैंने कह दिया हाइफे 1, और इसको मैंने कह दिया हाइफे 2। ठीक है, दोनों हाइफे हैं। अब ये लैंगिक अंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इधर देखो, हां,
ये बनाया ना भाई, इधर देखो, ये एक लैंगिक अंग इसने बनाया यहां पर, और इसने भी एक लैंगिक अंग यहां पर बनाया। दोनों ने अपने लैंगिक अंग बना दिए लैंगिक जनन में। अब इनमें जो युग्मक बनेंगे भाई, ये युग्मक हैं, ये युग्मक एक समान आकार के भी हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों समान युग्मक, आकार में समान, हां आनुवांशिक रूप से तो अलग होंगे, इसका आनुवांशिक पदार्थ और इसका आनुवांशिक पदार्थ अलग अलग होगा, तभी तो विविधता आएगी। लेकिन आकार में, शेप में ये दोनों युग्मक एक जैसे हो सकते हैं, समयुग्मी, या एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। तो छोटा या बड़ा होगा तो उसे कहेंगे विषम युग्मी। अगर दोनों हाइफे के युग्मक जो हैं वो एक जैसे आकार के हैं तो समयुग्मी, और अगर अलग अलग आकार के हैं तो विषम युग्मी। युग्मक का मतलब हाइफे की कोशिकाएं ही, ठीक है, अगुणित हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको, अच्छा फिर इनमें निषेचन से क्या बनेगा, जाइगोस्पोर, है ना। अब युग्मक निषेचन होंगे तो निषेचन से किसका निर्माण होगा, जाइगोस्पोर का निर्माण। निषेचन से किसका निर्माण होगा, जाइगोस्पोर का। और ये जाइगोस्पोर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन करेगा और नए कवक बना देगा। ठीक है भाई, तो यहां पर जाइगोस्पोर 2n क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि दो युग्मक के निषेचन से बना है। कवक तो n होती है, कवक के युग्मक भी n होंगे, निषेचित होकर जब युग्मनज बनाएंगे तो वो जाइगोस्पोर 2n होगा। तो किसकी बात की भाई, देखो आसान है बहुत। कवक में हम पहले कौन सी कवक देख रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज की। पहला कौन सा वर्ग अपन समझ रहे हैं बच्चों, फाइकोमाइसिटीज। माइसीलियम मैंने आपको बता दिया, इनके माइसीलियम एसेप्टेट हैं और इसलिए बहुकेंद्रकीय होंगे। इनमें अलैंगिक जनन होगा तो अलैंगिक बीजाणु होंगे। कौन से बीजाणु बनेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स, हाइफे के भीतर बनेंगे। डायकैरियोन अवस्था इनमें होगी नहीं, फ्रूटिंग बॉडी होगी नहीं। फिर हाइफे जो है वो लैंगिक अंग का निर्माण करेंगे, ये रहे लैंगिक अंग बनाए। लैंगिक अंग के अंदर युग्मक होंगे, वो एक समान आकार के होंगे या विषम आकार के होंगे। उनमें संलयन होगा, संलयन मतलब उनका कोशिका द्रव्य और केंद्रक संलयित होगा, और जाइगोस्पोर बनेगा। मियोसिस से नया कवक बना देंगे। अब सारा खेल तो उदाहरण का है भाई, सारा खेल तो उदाहरण का है। तो फाइकोमाइसिटीज कवक के उदाहरण, क्वेश्चन तो आपके पास कवक में उदाहरण पर आएंगे। अब राम से याद रख सकते हो भाई, क्या क्या है, एक तो राइजोपस और म्यूकर। ये हमारी जो ब्रेड सड़ जाती है ना, ब्रेड खराब हो जाती है तो ब्रेड पे फंगस लग जाती है, वो कौन सी फंगस है भाई, ये ब्रेड मोल्ड। ब्रेड बनाने वाली नहीं है, ब्रेड को खराब करने वाली कवक है। तो राइजोपस या म्यूकर को हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, ब्रेड पे जो फंगस लग जाती है वो यही है। फिर आपके पास और कौन सी होती है, फिर आपके पास एक कवक आती है एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये एक परजीवी कवक है बच्चों, पादपों में रोग उत्पन्न करती है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, हां मस्टर्ड होता है ना बच्चों, सरसों, हां सरसों की जो कुल के जो पादप होते हैं उसमें ये एक रोग उत्पन्न करते हैं, व्हाइट रस्ट, सफेद सफेद पाउडर। कवक देखो, ब्रेड भी खराब होती है तो उस पर सफेद सफेद फंगस लग जाती है, हां ये सब फाइकोमाइसिटीज हैं। तो ये जो क्रूसीफर्स या सरसों के खेत होते हैं ना, इसमें सफेद सफेद पाउडर से खराब हो जाती है फसलें, वो कौन सी कवक से होती हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा से। ठीक है, फिर इसमें एक और होता है भाई फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये एक और कवक है, ये क्या कॉज करती है, आलू में लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो। आलू में एक रोग उत्पन्न करते हैं लेट ब्लाइट, कौन, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस।
और एक और उदाहरण याद रखेंगे, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये जो कवक है ये बाजरा में ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करती है। ठीक है भाई। अब देखो एनसीईआरटी में तो 3 ही उदाहरण है। एनसीईआरटी में तो आपके पास राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो दे रखा है। तो एनसीईआरटी के उदाहरण के लिए तो आप सिंपल राम याद रख सकते हो फाइकोमाइसिटीज में। ठीक है, एनसीईआरटी के तो 3 ही उदाहरण है भाई। एनसीईआरटी में राइजोपस दे रखा है, म्यूकर दे रखा है और एल्ब्यूगो कैंडिडा दे रखा है। तो एनसीईआरटी में तो ये 3 उदाहरण है, उसको आप राम से याद रख सकते हो, राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो कैंडिडा। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको 2 और उदाहरण बताए हैं और वो याद भी रखने हैं। एक तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस बताया है, ये भी फाइकोमाइसिटीज का उदाहरण है और ये आलू में रोग उत्पन्न करता है, लेट ब्लाइट। और स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला भी एक और उदाहरण बताया है जो बाजरा में ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण आपको फाइकोमाइसिटीज में याद रखने हैं। देखो बच्चों, कवक में कोई ये जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक, इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो उदाहरण पे आएगा। ठीक है, लक्षण तो हमको पता ही आसान है, कोशिका भित्ति, ये सब तो सवाल बेहद आसान आता है, लेकिन उसमें ऑप्शंस में कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि उदाहरण पे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपको क्या होगा, आपको एक बक्सा दे दिया जाएगा। हां, एक बॉक्स में आपके पास 10 उदाहरण दे देंगे। 10 उदाहरण में आपके जीवाणु के उदाहरण भी हो जाएंगे, नीलहरित शैवाल भी दे देंगे, आर्की जीवाणु भी दे देंगे, प्रोटिस्टा के उदाहरण भी दे देंगे, कवक के उदाहरण भी दे देंगे। 10 उदाहरण दे देंगे अलग अलग जगत के, और सवाल बहुत आसान होगा। इसमें कोशिका भित्ति काइटिन, क्या काइटिन की कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, काइटिन की कोशिका भित्ति तो कवक में पाई जाती है, सबको मालूम है। अरे लेकिन उन पूरे उदाहरण में से बक्से में बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें ढूंढना पड़ेगा कवक कौन सी है। तो आपको जीवाणु हटाने पड़ेंगे, नीलहरित शैवाल हटानी पड़ेगी, प्रोटिस्टा हटाना पड़ेगा, कवक ढूंढना पड़ेगा। और कवक में कोई फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तो लिखा नहीं होगा, इन नाम लिखे होंगे। तो आप इमेजिन करो एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आपको क्या क्या दे रखा है। एक बॉक्स में आपको लिखा हुआ है स्यूडोमोनास, थियोबैसिलस, फाइसेरम, यूग्लिना, ट्राइपेनोजोमा, ट्राइपेनोजोमा, ट्राइकोमोनास, एल्ब्यूगो। अब इतने सारे उदाहरण हैं। सवाल तो बहुत आसान था कि कोशिका भित्ति काइटिन की किसकी है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए ट्राइपेनोजोमा तो प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ इसमें नहीं होगी, स्यूडोमोनास जीवाणु है इसमें नहीं होगी, एल्ब्यूगो हां ये कवक है इसमें होगी। तो इस तरह से आपको जांच पता करना पड़ेगा। सवाल बेहद आसान आएगा, लेकिन उदाहरण याद होंगे तभी उत्तर आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको किसके उदाहरण याद रखने हैं बच्चों? फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो कैंडिडा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ये सब किस में आएंगे? फाइकोमाइसिटीज। इसका मतलब ये सारे जो उदाहरण अपन ने देखे हैं, ये सारे जो फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण देखे हैं, इन सब में माइसीलियम कैसा होगा? सब फाइकोमाइसिटीज हैं, सबके माइसीलियम एसेप्टेट होंगे, बहुकेंद्रकीय होंगे, सही। इन सब में अलैंगिक जनन कैसा होगा? इन सब में अलैंगिक जनन स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होगा, चल बीजाणु या अचल बीजाणु के द्वारा। इन सभी में डायकैरियन अवस्था नहीं बनेगी, फ्रूटिंग काय का निर्माण नहीं होगा, लैंगिक जनन, लैंगिक अंग होंगे, हाइफे लैंगिक अंग बनाएंगे, उसमें एक आकार के युग्मक होंगे या विषम आकार के युग्मक होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया भाई? फाइकोमाइसिटीज की हमने बात कर ली। तो पहला वर्ग तो अपन ने क्या देख लिया बच्चों? फाइकोमाइसिटीज देख लिया। फिर नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या आता है? एस्कोमाइसिटीज, जिसको अपन ने किस नाम से जाना था? सैक फंगाई। हां, लक्षण तो वही देखेंगे जैसा अभी तक देखते आए हैं। एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो सबसे पहला तो माइसीलियम। अब ये तो विकसित कवक हैं भाई, तो इनका माइसीलियम सेप्टेट होगा, सेप्टेट होगा, शाखित है,
और एक केंद्रकीय है। हां, मतलब बच्चों इनमें बिल्कुल इनका हाइफे, ये हाइफे, हाइफे से और एक शाखा, हां कुछ इस तरह से इनका माइसीलियम या हाइफे होता है। है ना बच्चों? तो देखो इनका माइसीलियम जो है वो सेप्टेट है, सेप्टा है, बीच बीच में विभाजन है, एक केंद्रकीय है और शाखाएं भी निकली हुई हैं। तो माइसीलियम सेप्टेट, शाखित या एक केंद्रकीय किसका होगा? एस्कोमाइसिटीज का होगा, पहला माइसीलियम। फिर दूसरा, इनमें अलैंगिक जनन देखें तो नेक्स्ट इनमें भी अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक बीजाणु बनेंगे। तो इनके अंदर जो अलैंगिक बीजाणु है वो कॉनिडिया है ना, इनके अंदर जो अलैंगिक बीजाणु बनेंगे वो क्या होंगे? कॉनिडिया। तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो अपन ने कहा है कि कवक जगत में सभी के सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, सारे कवक बहुकोशिकीय हैं, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में एक कोशिकीय कवक भी शामिल होते हैं, यीस्ट, है ना। तो याद रखना इस वर्ग में अधिकांश तो बहुकोशिकीय कवक होंगे, ठीक है, अधिकांश तो बहुकोशिकीय कवक होंगे, परंतु कुछ एक कोशिकीय कवक भी होंगे। ठीक है, तो इनमें एक कोशिकीय कवक पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं यीस्ट। ठीक है, इनमें एक कोशिकीय कवक भी पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? यीस्ट। यीस्ट सारे, हां, जो आपके ब्रेड बनाने में, दारू, अल्कोहल बनाने में पढ़ा था, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। देखो बच्चों, यीस्ट कोई एक कवक नहीं है, यीस्ट उन कवक को कहा जाता है जो एक कोशिकीय है। इस यीस्ट में एक उदाहरण तो सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी का आता है ना। यीस्ट के उदाहरण अपन ने कहां पढ़े थे भाई? यही तो याद रखना है, यीस्ट के उदाहरण कई सारे हैं। एक तो उदाहरण होता है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, पढ़ा था ना ये सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, तो इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। अल्कोहल बनाने में, इथेनॉल बनाने में यूज किया जाता है ब्रूअर्स यीस्ट, बेकरी में ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है बेकर्स यीस्ट। ये सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी अपन ने मानव कल्याण में पढ़ा था। अच्छा, एक और उदाहरण पढ़ा था यीस्ट का, याद है? मोनेस्कस परपुरिया। याद है मोनेस्कस परपुरियस? हां, जिससे स्टैटिन्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला यौगिक मिलता है, स्टैटिन्स। तो यह भी किसका उदाहरण है? यीस्ट। तो यीस्ट का मतलब क्या है भाई? यीस्ट का वैसे मतलब है जो एक कोशिकीय कवक है। अब एक कोशिकीय कवक जो यीस्ट है वो एस्कोमाइसिटीज में रखा जाता है। तो वैसे तो कवक में सारे बहुकोशिकीय कवक हैं, लेकिन एक अपवाद आपको याद रखना है जो इसमें शामिल होगा, जो एक कोशिकीय कवक हैं वो कौन सी हैं? यीस्ट। दो प्रमुख उदाहरण आपको याद रखने हैं, एक तो ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में हम सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी का इस्तेमाल करते हैं, और स्टैटिन्स, याद है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने वाला जो स्टैटिन्स हैं वो किस यीस्ट से मिलते हैं? मोनेस्कस परपुरियस से मिलते हैं।
तो ये दो प्रमुख उदाहरण आपको याद में रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने किसकी बात की है? कवक में जनन हमने देख लिया था और हमने विस्तार में फाइकोमाइसिटीज कवक पूरी की है और एस्कोमाइसिटीज के हमने शुरुआत में 2-3 लक्षण देखे। एक तो एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया, और एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन होगा कॉनिडिया के थ्रू। कॉनिडिया कैसे होते हैं? बहिजनित, है ना, कॉनिडिया बहिजनित है, हाइफे के बाहर श्रृंखला के रूप में बनेंगे, बता चुका हूं। और याद रखना है कि एस्कोमाइसिटीज में वैसे तो बहुकोशिकीय कवक आएगी, सभी में बहुकोशिकीय है, लेकिन एक कोशिकीय कवक यीस्ट पाई जाती है। और यीस्ट के बच्चों मैंने आपको 2 उदाहरण बता रखे हैं, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी और मोनास्कस परपुरियस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग काय कैसे बनेगी, लैंगिक जनन में ये एस्कोस्पोर्स कैसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के लक्षणों की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।